हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आई पे। तो हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। आज है प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 22 और बहुत जल्द ही हम लोग सेट को इस ख़त्म करेंगे। इसको लगभग अब 5-6 सेट और बचा हुआ है, तो उसके बाद हम लोग 2021 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। जनवरी 2000 फिर से एक बार हम वैसे तो प्ले लिस्ट में जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, लेकिन एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2021 से और अब तक जो चल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के प्रश्न, आज डिस्कस करते हैं प्रश्नों को। हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? या आईएमएफ के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें किसको शामिल किया गया है? अंडोरा को ये शामिल किया गया है। अंडोरा एक देश है, एक छोटा सा देश है जो कि जिसको आईएमएफ के 190वें देश के रूप में इसको शामिल किया गया है। ये अंडोरा देश कहाँ है? तो फ्रांस, और यदि आप यदि आप एटलस पढ़े होंगे तो यूरोप में फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे एक स्थित है, छोटा सा देश है अंडोरा, जिसको 190वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है आईएमएफ के। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्पेन के सीमा पर स्थित है। एक छोटा सा देश है। बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यानी कि इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के रूप में एक और देखने को मिला है, जो कि सरकारी स्कूल में लगभग 80,000 स्कूलों में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू करने जा रहा है। तो कौन सा राज्य है जो जिसके द्वारा ये किया जा रहा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा तमिलनाडु के सीएम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जो कि एक डिजिटल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम, और डिजिटल और शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित 2 सदस्य समिति के सदस्यों का नाम क्या है? नाम कौन कौन से है? दो लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसके लिए उम्मीदवारों को एक पैसे खर्च करने की एक सीमा दी जाती है कि आप इस सीमा के तहत आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उसी से जुड़े मुद्दों को जांच करने के लिए एक सदस्य का एक समिति का सदस्य गठित किया गया है, जिसके अंदर 2 सदस्य हैं। उनका नाम क्या है? हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। हरीश कुमार और उमेश सिन्हा को 2 गठित सदस्यों की समिति में शामिल किया गया है। किस कार्य के लिए? ताकि आप क्या करें, लोकसभा और विधानसभा में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनके द्वारा कितना खर्च किया गया पैसा, उस मुद्दों की आप जांच करेंगे। तो इसके लिए हरीश कुमार और उमेश सिंह को नियुक्त किया गया है। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 या आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? आउट आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जयजीनी वर्गीस को दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। जयजीनी वर्गीस को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक ब्रिटेन की रहने वाली है, लेकिन यह भारतीय मूल की वैज्ञानिक है। एक प्रकार की ये वैज्ञानिक है जो कि ब्रिटेन की है, और ये भारतीय मूल की निवासी है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? वर्ष 2021 में जो आयोजित होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स,
उसका जो इस बार का क्या है, चौथा संस्करण है। ये किसको दिया गया है, इसका कौन सा राज्य इसका मेजबानी करेगा, तो हरियाणा के द्वारा, हरियाणा सरकार के, हरियाणा राज्य के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो चौथा संस्करण है उसके द्वारा ये किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। हर साल जनवरी फरवरी में ये कराया जाता है। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि किस माह को, कौन से महीने को कुपोषण की समस्या के लिए राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा किया गया है। तो कौन सा, सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में घोषणा किया गया है। यह 2018 से मनाया जा रहा है। इसमें कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कार्य किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस जिला को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो बीजापुर। बीजापुर कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की एक जिला है बीजापुर, जिसको प्रथम स्थान दिया गया है। वहीं द्वितीय स्थान की बात करें तो रिभोई है, रिभोई द्वितीय स्थान पे रखा गया, और बहराइच तीसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है रिभोई और तीसरे स्थान पे है बहराइच। नीति आयोग की शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। रिभोई कहाँ है, रिभोई मेघालय में स्थित है, और बहराइच यूपी का एक जिला है। यूपी का एक जिला है बहराइच, जिसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जैन कैस्टेक्स को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और इसके अलावा एंड्रेज डूडा जो है, ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है पोलैंड के। दोनों चीज आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, जेन कैस्टेक्स, जो कि प्रधानमंत्री है फ्रांस के, और एंड्रेज डूडा जो है वो राष्ट्रपति है पोलैंड के। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें गलत चूज करना है, कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी नई शिक्षा जो नीति है कब लाई गई थी, 29 जुलाई 2020 को इसको लाया गया था। 29 जुलाई 2020, यानी कि आज कितने तारीख है, आज 29 तारीख ही है ना शायद, सॉरी आज 28 जुलाई है, यानी कि कल, यानी कि 29 जुलाई 2020 को यह लाया गया था नई शिक्षा नीति। तो इसमें आपको चुनना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, यानी कि HRD मिनिस्टर का नाम बदलकर रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। के कस्तूरी रंगन की समिति थी, जिसके सिफारिश के बाद ये नई शिक्षा नीति लागू की गई। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है, तो ये भी सही है। जैसे कि 10+2 के स्थान पर 5+3+3 के फॉर्मेट को अब अपनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा पर GDP का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये साथियों ये गलत है। प्रश्न में गलत कथन सत्य नहीं है ये पूछ रहा था, तो इस अनुसार
तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि जीडी शिक्षा पर जीडीपी का कुल 6% खर्च किया जाएगा, ऐसा बताया गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया कि जो भी नामीबिया यानी नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को जो लाया जा रहा है भारत में पुनर्वास हेतु जो मंजूरी प्रदान की गई है, वह भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इसको रखा जाना चाहिए? नामीबिया अफ्रीका का एक देश है, नामीबिया। इसको कौन सा वन्य जीव अभयारण्य में रखा जाएगा? कूनो पालपुर अभयारण्य, कूनो पालपुर अभयारण्य। कूनो पालपुर अभयारण्य कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है कूनो पालपुर अभयारण्य। इसके अलावा पंचमढ़ी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा बुक्सा अभयारण्य की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये आप याद रखेंगे। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक के लेखक कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये उर्जित पटेल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। उर्जित पटेल कौन थे? तो उर्जित पटेल 24वें आरबीआई के गवर्नर थे, उर्जित पटेल। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। इनके द्वारा उर्जित पटेल के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाबहार रेलवे परियोजना यह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। चाबहार इस वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जा रही है, ट्रैक बिछाई जाएगी। सही ऑप्शन नंबर डी जो है सही है आपका। इसमें से ये तीनों चीज सही है, क्योंकि चाबहार जो है इसमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य है ये स्थित है। ये 2016 में हुआ था और 628 किलोमीटर का एक लंबी ट्रैक बनाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक। तो इसके तहत ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य में हस्ताक्षर हुआ है? तो ये किसके बीच किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच ये कार्य किया गया है। यह जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दो जल विद्युत परियोजना है, आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत। आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना किया गया है। यह सीपीईसी के तहत कार्य किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच एक सीपीईसी एक रोड बनाया जा रहा है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ये कार्य दोनों बांध बनाया जा रहा है, जिसमें आजाद पट्टन 700 मेगावाट 700 मेगावाट का ये है। और वहीं बात करें कोहला जल विद्युत परियोजना की, तो ये 1100 मेगावाट का परियोजना है, जो झेलम नदी के तट पर बनाया जा रहा है। एक बार फिर से बताते हैं कि आजाद पट्टन और कोहला जो जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है,
ये चीन और पाकिस्तान के बीच कार्य किया जा रहा है। ये CPEC के तहत आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, जिसके तहत आजादपट्टन जो 700 मेगावाट का जल विद्युत बनाया जा रहा है। इसके अलावा कोहला जो जल विद्युत है 1100 मेगावाट का बनाया जा रहा है। 1100 मेगावाट का ये दोनों बनाया जा रहा है। यह कौन सी नदी पे है? झेलम नदी के तट पे इसको बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो इनके द्वारा एक सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने एक नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया जाएगा? कौन सा भारतीय है जिसको सलाहकार समूह में शामिल किया जाएगा? तो ये अर्चना सोरेंग थे। अर्चना सोरेंग जिनको सलाहकार समिति में शामिल किया गया, यह भारतीय हैं और ये जलवायु के लिए काम करती है। अर्चना सोरेंग जलवायु के लिए कार्य करती हैं, जो कि भारतीय है। भारत ने सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यारण्य कहाँ है? सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? तो ये भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भारत द्वारा एक सड़क का निर्माण इस अभ्यारण्य में एक सड़क का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव रखा है भूटान सरकार के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय है। हागिया सोफिया संग्रहालय है, यहाँ पे संग्रह नहीं है, संग्रहालय है। हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह किस देश में स्थित है? हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे अब मस्जिद के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है, यह कौन सा देश में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? हागिया सोफिया जो संग्रहालय है यह तुर्की में स्थित था। अभी हाल ही में इनको जो है तुर्की जो इस संग्रहालय था इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। लेकिन जब इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया, इस संग्रहालय को जब मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया, तो इसे कहा जा रहा है कि इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची से हटा दिया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की है? मोदी योजना यानी कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो गया मोदी योजना की शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? मोदी योजना की शुरुआत किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसको शुरुआत किया जा रहा है? इस योजना का जो इनिशिएटिव है, इस योजना की शुरुआत जो है यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यह शुरू किया जा रहा है। यह जैविक प्रदेश, इसको लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने को लेकर यह योजना लाया गया है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी जो है आर के माथुर के द्वारा यह जो योजना है इसको किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, यह कहाँ खेला जाएगा? तो ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में होगा। ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है वो खेला जाएगा। 2018 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी 1930 में। यह 4 वर्षों के बाद होता है, यानी कि 2018 में जो हुआ था 2018 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2022 में अब होगा ब्रिटेन में।
ब्रिटेन में होगा, ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरुआत हुई थी 1930 में। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य में किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है, यह किन दो देशों के मध्य में होता है? तो वरुण होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। वरुण होता है वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में दो नौसैनिक होता है, एक होता है वरुण वरुण और दूसरा होता है गरुड़। गरुड़ यह नौसैनिक अभियान है जो कि भारत और नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में इसको संपन्न किया जाता है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच में देखें तो समुद्र शक्ति होता है युद्धाभ्यास। जिमेक्स जो नौसेना होता है वो भारत और जापान के बीच, भारत और रूस के बीच एक मैत्रिक करके होता है, मैत्री इस तरह से एक होता है जो युद्धाभ्यास होता है। इन सब की चर्चा हम पिछले कई बार सेट में हम कर चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि सबके हम डिटेल्स में बता चुके हैं। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अकीतम अच्युतन को दिया गया है। अकीतम अच्युतन को दिया गया है। 2019 में इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अभी हाल ही में 2020 में इनका निधन भी हो गया। 2020 में इनका निधन हो गया। इनको मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत 11 लाख की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध किससे है? भारत सरकार के द्वारा एक मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका संबंध है सिविल सेवक से। सिविल सेवकों से यह संबंध रखता है। जैसे आप इस जैसे कि जो कार्यक्रम है इसके तहत यहाँ पे समझ सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी यानी कि और अधिक जो काम करने के लिए और अधिक इसको कर्मशील बनाने के लिए यह कार्य यानी कि सिविल सेवकों की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा यह मिशन लाया गया है। कौन सा मिशन? मिशन कर्मयोगी। नाम से ही पता चल रहा है कर्मयोगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें भारत को स्थान मिला है 63। भारत 63वें स्थान पर है। वही प्रथम न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पे कौन है? न्यूजीलैंड। और भारत कितने पे है? 63वें स्थान पे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक मानव पूंजी सूचकांक भी जारी किया जाता है जिसमें भारत 116वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। ये क्या है? मानव पूंजी सूचकांक है। मानव पूंजी सूचकांक। मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें स्थान पे है और ये न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है। ये दोनों को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को यानी कि कल के डेट में ये मनाया जाएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त आप ये याद रख सकते हैं कि विश्व का जो 70% वर्ल्ड का जो 70% टाइगर है ये भारत में पाया जाता है। वर्ल्ड का जो 70% जो टाइगर है वो भारत में पाया जाता है।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैसाल सांखल को कहा जाता है? कल जो 29 जुलाई है, तो कल क्या है? कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो इसके अनुरूप आप इस पे जो है ना याद रख सकते हैं इस तरह से। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? राफेल जो विमान है यह किस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है? तो ये डसॉल्ट के द्वारा बनाया जाता है। डसॉल्ट के द्वारा ये बनाया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। जो अभी 36 जो राफेल के लिए जो समझौता किया गया है, उसके तहत यह इस जो बनाया जाता है, डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जो अभी जो 5 या 8 लगता है कि अब तक जो है ना आ गए हैं राफेल, तो उसको हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे उतारा गया था। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे उतारा गया था। राफेल जो है काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस ये कवर नहीं कर पाता है, इसके वजह से इसको कहीं ना कहीं इसको स्टॉपेज देना पड़ता है। तो वही अब जब ये फ्रांस से चली तो हरियाणा के जो एयरबेस है यहाँ पे स्टॉपेज मारी, फिर इसके बाद दिल्ली पहुंची इस तरह से। इसके अलावा यदि हम बता दें कि यदि आप हमारे साथ मैक की क्लास किए होंगे एटलस के, तो उसमें हम बताए थे कि फ्रांस में जो एक शहर है, आपको ये यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। फ्रांस में एक शहर है टूलोज। टूलोज एक शहर है। टूलोज एक शहर है जहाँ पे वायुयान का निर्माण किया जाता है। यानी कि इस शहर में एक कंपनी है, ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रांस के एक टूलूज जो शहर है, यहाँ पे एक कंपनी है डसॉल्ट, जिसके द्वारा राफेल विमान का निर्माण किया गया था। यह डसॉल्ट जो है ये कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है, और टूलोज जो है यह शहर है जिस शहर में यह कंपनी स्थित है। और फ्रांस जो है यह देश है जिस देश में ये डसॉल्ट और टूलोज स्थित है। नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? तो अभी ये किसके द्वारा किया गया है? यह नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा ये एक पुस्तक जारी किया गया है। ये नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी के द्वारा एक पुस्तक जारी किया गया महात्मा गांधी के ऊपर, मिले भुजको गांधी। मिले भुजको गांधी एक पुस्तक है जो महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है। जो किसके द्वारा पेश किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? विद्या देवी भंडारी के द्वारा। ये कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति है, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी हैं राष्ट्रपति। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको बन सकता है। चलिए, तो आज हम करंट की बात करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे किस मैटर पर? वेटलैंड। वेटलैंड साइट और रामसर साइट, सॉरी, वेटलैंड और वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर हम बात करेंगे, जो अभी करंट में कुछ इसका न्यूज भी आया है। इससे हम रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको डिस्कस करते हैं। जैसे कि वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि वेटलैंड कहते हैं किसको है, इसका अर्थ क्या होता है। वेटलैंड यानी कि एक नम भूमि। नम भूमि यानी कि जो ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पे जो है ना आर्द्रता, यानी कि आर्द्र भूमि इसको कह सकते हैं कि एक आर्द्र भूमि, एक ऐसी आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड कहा जाता है। इसको रामसर रामसर साइट कहा जाता है। यह रामसर जो ईरान का एक शहर है, ईरान की एक शहर है रामसर। रामसर ईरान के एक शहर है रामसर, जिसके थ्रू यह रामसर साइट इसको संबोधित किया जाता है। इसको जैसे कि यह बताता है, नम भूमि यानी कि वेटलैंड एरिया, यह बताता है कि आपके क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र को वेटलैंड एरिया घोषित किया जाता है, रामसर साइट घोषित किया जाता है, अर्थात यह कहने का तात्पर्य हुआ कि उस क्षेत्र की जलवायु बहुत अच्छी है। यानी कि वेटलैंड एरिया में बहुत सारे प्रवासी पक्षी वहां आते हैं। कोई कई प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के वहां पे जीव जंतु पाए जाते हैं। जो यह दर्शाता है कि उस इलाके का, उस क्षेत्र का जो है जलवायु बहुत काफी अच्छा है।
उसी तरह से उसी को रामसर साइट कहा जाता है उसी को। तो इसमें आपको बताना है प्रश्न, हम आपको कमेंट में बताना है उत्तर कि भारत में कुल कितने वेटलैंड एरिया हैं। भारत में कितने वेटलैंड एरिया हैं। वेटलैंड एरिया है भारत में कितने वेटलैंड एरिया है। इसके अलावा यदि आप बिहार की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको साथ में यह भी बताना है कि बिहार में कितने जो है ना वेटलैंड एरिया है। इसका अर्थ हम आपको समझा चुके हैं कि वेटलैंड कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक नम भूमि, एक ऐसा नम भूमि जहाँ पे कुछ क्षेत्र भी हो और वहाँ पे कुछ पानी भी हो, यानी कि पूरी तरह से नम भूमि हो, यानी कि गीला टाइप का, एक दलदली दलदली पूरी तरह से उसको नहीं कह सकते हैं, जहाँ की जलवायु काफी अच्छी रहती है। दूर दूर से कुछ ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं जो उस जलवायु में एडजस्ट हो पाते हैं। कुछ वहाँ पे अलग प्रकार की विशेष प्रकार की जनजाति भी पाई जाती है, शैवाल भी पाए जाते हैं, तो उससे हम वेटलैंड एरिया कहते हैं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है उत्तर इसका कि भारत में कुल कितने वेटलैंड एरिया हैं। इसके अलावा यदि आप बिहार की तैयारी करते हैं तो साथ में यह भी बताइएगा कि बिहार में कुल कितने वेटलैंड एरिया है, कुल कितने रामसर साइट है, तो ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। अभी करंट में एक न्यूज आया है कि अभी भारत में कुल जो है वो 40 रामसर साइट थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है। अभी दो और ऐसे मतलब कि पहले जो था वो 38 था, पहले जो हेरिटेज साइट था, विश्व विरासत जो स्थल थी वो कुल 38 थी। अभी हाल ही में इसको दो और ऐड कर दिया गया है। अभी कल ही का ये न्यूज है कि दो इसमें और ऐड कर दिया गया है, तो कुल मिलाकर अब 40 विश्व विरासत यह शामिल हो गया है भारत में। यह यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा यह शामिल किया जाता है। यूनेस्को की 1945 में स्थापना हुई थी और भारत जो है इसका सदस्य बना था 1946 में। 1946 में भारत इसका सदस्य बना यूनेस्को का। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, विश्व विरासत स्थल के हम किसको कहते हैं। तो देखिए इसमें तीन तरह की होती है। एक ऐसी स्थल जो सांस्कृतिक रूप से हो, एक ऐसा स्थल जो प्राकृतिक रूप से हो, एक ऐसी स्थल जो दोनों जो जिसमें दोनों कैटेगरी आती हो, जिसमें कुछ प्राकृतिक भी हो, कुछ नेचुरल भी हो, कुछ कल्चरल भी हो, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मिलाकर जो एक कैटेगरी बनता है वो मिक्स कैटेगरी होता है। तो इसमें भारत में कुल जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें कुल मिलाकर विश्व विरासत स्थल की बात करें, विरासत स्थल जिसको अभी हाल ही में दो ऐसे विरासत स्थल है जिनको शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में, जिसमें एक है तेलंगाना के एक रुद्रेश्वर मंदिर है, रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना के एक रुद्रेश्वर मंदिर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा हड़प्पा के एक है धौलावीरा, हड़प्पा के एक है धौलावीरा, धौलावीरा जिसको जो कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ में है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ रन ऑफ कच्छ में यह शामिल है, स्थित है। इसको अभी हाल ही में क्या किया गया है, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत स्थल वैसे स्थल होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हो, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक होना चाहिए, और एक ऐसे यानी कि दोनों का एक मिश्रित होना चाहिए, यानी कि कुछ उसमें से यानी कुछ नेचुरल भी होना चाहिए, कुछ कल्चरल होने चाहिए। इस तरह से इन तीन ऐसे क्षेत्रों को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। अब इसका मतलब, अब इससे हमें प्रश्न उठता है कि इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि इससे जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर शामिल होने से उस क्षेत्र में की, उस क्षेत्र की जो आमदनी है, यानी कि टूरिज्म 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 जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा वहाँ पे उसका संरक्षण किया जाता है, ताकि इस नेचुरल साइट को, यानी कि सांस्कृतिक रूप से जो स्थल है उसको संरक्षण किया जाए। इसको जो है ना, जैसे कि हड़प्पा को ही मान लीजिए, ये जो है ना, ताकि इसको संरक्षण किया जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में इसको लोगों के द्वारा ये बताया जा सके कि एक धौलावीरा नाम का जो ऐसा स्थल है जो कि इतिहास में ऐसा हुआ करता था। तो इसलिए इस तरह से ऐसे क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर अभी 40 हैं। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कौन से ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो एक है विरासत, तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर है जो कि तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में ही स्थित है, और एक हड़प्पा है जो कि हड़प्पा के धौलावीरा जो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित है। इस तरह से हम लोग आज डिस्कस किए एक करंट, और कुल मिलाकर हम लोगों ने 25 प्रश्न को भी डिस्कस किए। देखिए, इस आज लगभग आधे घंटे के सेशन में आपको जो है ना बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है। वैसे तो हम 25 सिर्फ 25 प्रश्नों का ही डिस्कशन करते हैं, पर सिर्फ, लेकिन उस 25 प्रश्नों के अंदर बहुत सारे प्रश्न भी उभर कर आते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रश्न जो डिस्कस किए उसमें से आपको जो प्रश्न बताना है, जिसका कमेंट में आपको उत्तर बताना है कि वेटलैंड एरिया भारत में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, और यदि आप अदर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस की करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड वेटलैंड एरिया कितने हैं। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बाकी अब बाकी यदि आप जनवरी 2021 का पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं कि जनवरी से मार्च 2021 तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। तो जल्द ही हम, जैसे ही ये सेट खत्म हो जाएगा, लगभग 5-6 सेट और बचा हुआ है, तो इसमें से हम जो है ना तुरंत जल्द ही हम करंट अफेयर्स 2021 का स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।